अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो मतलब तुम भी एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हो और 100 में से 100 लाने का वो सपना देखते हो। पर क्या तुम कंफ्यूज्ड हो कि क्या हमें सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लेनी चाहिए और हमें लगता है कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया, या फिर तुम वो एनसीईआरटी पसंद ही नहीं है और वो सीधा रेफरेंस बुक लेता है और उसके पीछे के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसको रट्टा मारने की कोशिश करता है। पर पता है, इन दोनों ही स्ट्रैटेजीज में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें वो ही बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में 99 स्कोर किया था। एंड यार वो एक नंबर कहाँ कट गया वो भी बताऊंगी। और हाँ भाई, मैं इस वीडियो में सिर्फ ज्ञान बांटने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें प्रॉपर एग्जाम्पल दे दे के बताऊंगी यार कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं अपने खुद के जो भी मैंने छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स मैंने अपने प्रेपरेशन में लगाई थी, मैं वो भी तुम्हें दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले शुरू करते हैं एमसीक्यूज के साथ। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, जितने बॉक्सेस दिए हैं पढ़ डालो भाई, जितने टाइमलाइंस दिए हैं पढ़ लो, छोटा छोटा जो भी छोटी छोटी डेटाज दिए हैं ना उसको प्लीज पढ़ लो। तो जो भी तुम डेटा पढ़ोगे, अब चाहे तुमने अपने कोई चैप्टर में कोई साल पढ़े कि 1961 में ये हुआ, 1963 में ये हुआ, या फिर तुमने कोई लीडर का नाम पढ़ा कि इस लीडर ने ये स्लोगन दिया, बिकॉज ये सब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, याद करना बहुत टीडियस हो जाता है, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। तुम सोचोगे कांग्रेस तो वहां से हारी थी, बट नहीं, कांग्रेस यहाँ से नहीं हारी थी, कांग्रेस इस साल में कहीं और से। एंड ये सब समझ के ना तुम्हारा भेजा फ्राई हो सकता है, इतना इतना डेटा होता है पॉलिटिकल साइंस में। तो ये सबको तुम अपने बैक ऑफ द नोटबुक लिखना शुरू कर दो, चैप्टर वाइज लिखो, बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब पहले तो देखो, चैप्टर वाइज तुम साल लिखने शुरू कर दो कि इस चैप्टर में ये ईयर्स दिए हुए हैं। फिर जब तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाता है या हाफ ईयरली तक का सिलेबस हो जाता है, तब तुम थोड़ा 1 स्टेप अहेड जा सकते हो कि कांग्रेस ने यहाँ से सीटें हारी इस इलेक्शन में, यहाँ से हारी इस इलेक्शन में, यहाँ से हारी। तो तुम्हारा पूरा एक डेटा बन जाता है। फिर तुम्हारे पास ना ऐसा भी बहुत डेटा होता है कि ये वाले साल में ये वाली स्टेट बनी, ये वाले में ये वाली स्टेट बनी। तो ये भी बहुत सारा डेटा हो जाता है जो तुम्हारी पूरी बुक में फैला हुआ है। तो तुम्हारा काम क्या होगा, जब तुम अपना सारा सिलेबस खत्म कर लोगे तब तुम्हें वो सारा डेटा को एक पेज के ऊपर देना है, ताकि तुम्हें बहुत इजी रहेगा याद करना। एंड अभी तुम्हें ना ये बड़ा हल्के में तुम ये ले सकते हो, बट माइंड इट, जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आने वाले होंगे ना एंड तुम अपने PYQs लगा रहे होगे, तब तुम्हें याद करने में बहुत मुश्किल होगी कि ये वाला कहाँ लिखा था, ये कहाँ लिखा है बुक में। एंड अगर तुम्हारे पास ये मटेरियल इसी वक्त रेडी और सॉर्टेड है ना, तुम फायदे में ही रहो। बातों को सम अप करके बताऊं तो MCQs के लिए, जो वो 12 MCQs आने वाले हैं ना, उसके लिए तुम्हें बहुत टाइम देना पड़ेगा। एंड ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो सच में 100 में से 100 लाना चाहते हैं। जिसको 90 में भी खुश है, उसके लिए इतना MCQ पे टाइम देना इज नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड मेरा 1 नंबर भी MCQ में कटा था यार, मुझे अभी तक वो क्वेश्चन याद है, वर्ल्ड बैंक कौन से साल में स्टैब्लिश हुआ था। एंड वो इतने क्लोज उन्होंने साल दिए हुए थे, 1 साल से ये किसी बॉक्स में दिया हुआ था ऊपर। तो बॉक्सेस आर वेरी क्रूशियल। बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन आंसर्स में तुम्हें ऑब्वियसली अपनी एनसीईआरटी पे ही रिलाई करना है। ऑब्वियसली अगर तुम यूट्यूब से कोई 1 शॉट वीडियो देख रहे हो, जैसे ट्विन ब्रोस के 1 शॉट वीडियोस होते हैं, दिगराज सर के 1 शॉट वीडियोस होते हैं, उसमें वो साथ साथ में बता देते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन के 3 पॉइंट्स ये हैं या 6 पॉइंट्स ये हैं, तुम उसे बुक में मार्क कर दो। ठीक है, पहला तो तुम्हारा काम यही है कि चैप्टर की जब तुम रीडिंग लगा रहे हो, साथ साथ में तुम्हें अपने क्वेश्चन आंसर्स को मार्क कर देना है कि ये क्वेश्चन आया है और ये इसके पॉइंट्स है जो इसके आंसर में। अब बात आती है कि यार इनको याद कैसे रखना है। तो देखो, इतनी बार तुम पेपर दे दोगे ना अपना, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स, 3 प्री बोर्ड्स होंगे, कि तुम्हें याद रहेंगी चीज़ें। बट फिर भी ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं याद रहती। एंड इसमें लोग कहते हैं कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आंसर्स लिख लिख के देखो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मुझे टाइम कंज्यूमिंग भी लगता है। एंड आई थिंक मैं बहुत लेजी थी कि मैं पूरा पूरा आंसर लिखते बैठूं। इसलिए मैंने क्या किया, जो भी क्वेश्चन आंसर्स मुझे याद नहीं ना हो रहे थे, मैंने उसके फ्लो चार्ट्स बनाने शुरू किए, माइंड मैप्स बनाने शुरू किए। बड़े सिंपल से माइंड मैप, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा एग्जाम्पल, बीच में मेन उसकी हेडिंग, साथ में उसके कीवर्ड्स लिख दो। तो ऐसे जब तुम उसको एक बार में पढ़ लोगे ना कि अच्छा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये 5-6 कीवर्ड्स होंगे, तो तुम बाकी का तो आंसर बना ही लोगे। और आंसर पे नंबर तुम्हें कीवर्ड देख के ही मिलेंगे। तो इससे अच्छा है तुम सिर्फ कीवर्ड्स याद कर लो, बाकी तुम आंसर बनाओगे, तुमसे बन जाएगा आंसर। बट कीवर्ड होना आंसर में इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कई बार ऐसा क्वेश्चन भी होता है जिसमें तुम्हें अगर तुम्हारे पास डेटा दिया हुआ है ना,
तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके लिए तुम डेटा को भी याद करते रखो साथ साथ में, जो क्वेश्चंस में डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड अगर मैं तुम्हें अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ ना, ऐसे बहुत बार होता था कि मतलब मैं एनसीईआरटी तो पढ़ लेती थी, बट जब मेरे सामने क्वेश्चन आता था ना एक्चुअल में, तो आई यूज टू गो ब्लैंक कि मुझे पता ही नहीं भाई इसमें लिखूं क्या, बिकॉज मुझे लगता है मुझे सब आता है, बट नहीं, मुझे कुछ नहीं आता होता है जब तक कि मुझे पता नहीं है कि उस आंसर में लिखना क्या है। और उस आंसर में लिखना क्या है, इसके लिए तुम्हें सीरियसली चीज़ें को याद करना पड़ेगा। अभी से तुम अपने बोर्ड्स के लिए चीज़ें याद नहीं कर सकते क्योंकि बोर्ड्स तक तुम्हें भूल जाएंगी, बट इट इज़ बेटर ना कि तुम अभी से अपने फ्लो चार्ट्स बनाने शुरू कर दो, ताकि बोर्ड एग्जाम जब पास आएंगे तो तुम्हें काफ़ी आसानी होगी क्योंकि उन फ्लो चार्ट्स को देख के तुम चीज़ें आसानी से याद कर पाओगे। अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि कल मेरा पेपर है और आज भी मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ बैठ के, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर वो वर्ल्ड वाली बुक के आखिरी के इतने थियोरेटिकल चैप्टर्स, उनको समझने में ही इतना बंदे को हो जाए कि उसको याद फिर कैसे करे। तो उसके लिए तो मैंने बहुत माइंड मैप्स बनाए हैं, मैप वाले क्वेश्चंस की। तुम्हें लग सकता है यार कि इतनी बड़ी इंडिया की बुक है, उसमें से कौन सा बंदे के बारे में कौन सा मैप का क्वेश्चन पूछ लेंगे यार, बट इट इज़ ईजी, ट्रस्ट मी इट इज़ ईजी। तुम्हें क्या करना है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जिन्होंने मैप के सवाल करवाए हैं, बस तुम्हें एक चीज़ करनी है। जैसे अगर तुम अपने बैक ऑफ दी नोटबुक पे एक शीट, तुम स्टेट वाइज लोगों के नाम लिखना शुरू करो। जैसे हैदराबाद है, तो हैदराबाद में जिस जिस पर्सनैलिटी का हैदराबाद से कनेक्शन है तुम उसको लिख दो। अगर तमिलनाडु है, तो जिस जिस पर्सनैलिटी का तमिलनाडु से कनेक्शन है तुम नीचे लिख दो। तुम्हें स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो ये तुम अपने लिए भी कर सकते हो, अगर कुछ भी मिस आउट हो गया हो इस लिस्ट में तो तुम खुद से भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ईजी हो जाता है कि तुम्हें पता एक चीज़ इसकी है। तो रादर देन रिमेंबरिंग हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस, तुम बस ये याद रख लो कि कौन सा बंदा कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, एंड यू आर गुड टू गो फॉर मैथ क्वेश्चन। यार अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताओ यार, उनका भी भला कराओ। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आता रहेगा। एंड कमेंट्स में लिख दो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।